हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की जो सीरीज चल रही है, जो हमारा पेपर सेकंड है, इसके लेक्चर 6 को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद करते हैं। पिछले लेक्चर में यानी 05 में, लेक्चर 05 में 5वें लेक्चर में हमने ग्रेडियंट का कार्तीय निर्देशांकों में एक सूत्र निकाला था और एक न्यूमेरिकल लिया था। तो आज भी शुरुआत करेंगे एक न्यूमेरिकल से, एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी। आप यदि आगे बीएससी के बाद कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेखा समाकलन और पृष्ठ समाकलन। चलो, क्वेश्चन 1 मैंने आपको कल करवा दिया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप उसको लिखते जाना। और पढ़ाई तो अच्छी चल रही है आप लोगों की, ठीक है, रिवाइज करते रहना प्रॉपर। किसी अदिश फलन या फिर कहेंगे अदिश क्षेत्र और यहाँ पर फाई क्या है, एक्स वाई और जेड। फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फाई एक्स वाई जेड का फलन होता है वो है सी के बराबर। और सी यहाँ पर क्या है, एक नियतांक। किसी अदिश फलन फाई बराबर सी के लिए सिद्ध कीजिए कि फाई की प्रवणता फाई की प्रवणता ग्रेडियंट फाई डेल फाई कि ग्रेडियंट फाई आई बराबर सी के अभिलंबत सदिश है। क्या है कि फाई एक कोई पृष्ठ है, क्योंकि फाई यहाँ पर क्या है, एक अदिश क्षेत्र है। और मैंने कहा था कि अदिश क्षेत्र को हमेशा पृष्ठ के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एक पृष्ठ बनाएगा, एक सरफेस बनाएगा, इतना दिमाग में याद है, क्लियर हुआ? ठीक है, उसके पृष्ठ के जो ग्रेड फाई होगा वो फाई बराबर सी के क्या होगा, अभिलंबत होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो, कोई भी दो सदिश, एक सदिश तो क्या है, एक फाई बराबर सी में एक सदिश लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डी आर वेक्टर, एक फाई बराबर सी में सदिश होगा और एक डेल फाई है। वो भी क्या होता है, फाई क्या है, अदिश क्षेत्र, उसका डेल फाई क्या होता है, हमेशा एक सदिश राशि होती है। ध्यान रखना, ग्रेडियंट, किसी अदिश राशि का ग्रेडियंट हमेशा एक सदिश राशि होती है। तो दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ए वेक्टर अदिश गुणनफल बी वेक्टर बराबर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, फाई बराबर सी में एक वेक्टर लेंगे, एक सदिश लेंगे और उसको डेल फाई के लंबवत प्रूफ कर देंगे। चलो, ठीक है बच्चों, देखो अब ध्यान से देखना इधर। फाई बराबर सी जो एक पृष्ठ है, एक क्षेत्र है, उसमें मैंने कोई बिंदु ले लिया P और उसका स्थिति सदिश क्या होगा, आर वेक्टर।
तो बताइए आर वेक्टर का मान कितना होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होगा एक्स आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। इसमें विस्थापन कितना होगा? विस्थापन सदिश P से Q, Q भी फाई बराबर सी में कोई बिंदु है, जैसे इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार से क्या है, फाई बराबर सी, इसमें कोई बिंदु है P, उसके तो कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। अब P से Q तक चले गए हम, P से Q तक चले गए, ठीक है। ये तो क्या है, R वेक्टर। अब P से Q तक जाने में, इसको वैसे ही बना रहे हैं रफली, ठीक है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो P से Q तक जाने में, अब ध्यान देखना इधर, P से Q तक जाने में विस्थापन हो गया dr वेक्टर, और dr वेक्टर क्या होगा, dr वेक्टर होगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, यही होगा, ठीक है। चलो देखो, dr वेक्टर बराबर dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब क्या करना है, चूंकि जो फाई है वो एक्स वाई जेड का फलन है, लेकिन वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, एक विशेष अवस्था में कोई कांस्टेंट आ गया, अदरवाइज हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो कैसा है, सम अधिस्पृष्ट है। इसका संपूर्ण अवकलज ले लो। इसका संपूर्ण अवकलज किस प्रकार से लेना है, वही फॉर्मूला डी फाई बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। यही होगा आंशिक अवकलज है, ये आंशिक अवकलज है, ये भी आंशिक अवकलज है, और ये क्या है, पूर्ण अवकलज डी फाई बाई बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। अब देखो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अच्छा ये वाला पार्ट कितना होगा, कोई बता सकता है? अभी आप लाइव में नहीं है इसलिए देखो, डी फाई का मतलब है कि फाई में चेंज। अब फाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का चेंज कितना होता है, 0। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लास्ट क्लास वाला याद करो। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास यही मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये अपने पास सिंपली डेल वेक्टर फाई है, और ये क्या है, dr वेक्टर। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल वेक्टर फाई, पहले वाला पार्ट डॉट, इस पूरे को क्या लिख देंगे, dr वेक्टर बराबर क्या आएगा, 0। dr वेक्टर किसमें है, अरे dr वेक्टर किसमें है, फाई में, ठीक है।
फाई के अंदर क्या है लीनियर वेक्टर समीकरण नंबर 2। और डेल फाई क्या है? फाई के लंबवत। इसका मतलब दो सदिशों का जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई डीआर वेक्टर के लंबवत है। डेल फाई डीआर वेक्टर के लंबवत है, इसका मतलब डेल फाई क्या होगा? फाई के भी लंबवत। ठीक है, नोट करो इसको। यहां पर लिखते हैं अतः डेल फाई डीआर वेक्टर के लंबवत होगा। इस प्रकार डेल फाई फाई के भी क्या होगा? विलंबवत है। अब यहां तक अपना ये कंप्लीट आंसर है, इसको नोट कर लो और इसके बाद में आगे टॉपिक लेते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। नोट कर लिया? इसको हटा दूं मैं, फिर अपन लिखते हैं रेखा समाकलन। रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको। रेखा को बोलते हैं लाइन और समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, तो रेखा समाकलन का मतलब क्या है? किसी भी सदिश क्षेत्र का निकलता है रेखा समाकलन। ठीक है, पूरा टॉपिक क्या होना चाहिए था? सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। कोई सदिश होगा अपने पास ए वेक्टर, उसका क्या निकालना है? रेखा समाकलन निकालना है। देखो किस प्रकार से निकालते हैं रेखा समाकलन निकालने के लिए। अब देखो याद करो, सदिश क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते थे? हमेशा रेखाओं से। ठीक है, कि कोई भी जो वेक्टर फील्ड होता है उसको हमेशा लाइन से यानी रेखाओं से निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक रेखा बनाएंगे। और रेखा समाकलन का अर्थ क्या होगा पहले उसको समझो। देखो पहले बनाते हैं, यहां पर अपने पास कोई यहां पर एक वक्राकार सदिश रेखा है। ये क्यों उठाई है? यहां पर कोई सदिश क्षेत्र होगा, उसमें से हमने एक आई से लेके एफ तक यानी इनिशियल से एफ यानी फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक हमने कोई एक रेखा खींच दी, एक क्षेत्र रेखा है अपने पास। ठीक है, और यहां पर एक सदिश परिभाषित है ए वेक्टर। ये फील्ड किसका है? ए वेक्टर का है। ए वेक्टर का फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें से कोई एक क्षेत्र रेखा हमने उठा ली है। अब इसमें रेखा समाकलन का मतलब क्या होगा? आई से लेके एफ तक जाने में। ठीक है, रेखा समाकलन का मतलब होता है कि किसी सदिश क्षेत्र में किसी सदिश के प्रत्येक घटक, जैसे यहां पर इस बिंदु पर उसका घटक है a1। ठीक है, घटक क्या है? a1 वेक्टर। यहां पर सदिश का मान हो गया a2, यहां पर हो गया a3, यहां जाते जाते यहां पर हो गया an। क्या हो गया? an वेक्टर, a1 वेक्टर, a2, a3, an। क्योंकि देखो क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो दिशा अलग आएगी, यहां पर देखेंगे तो दिशा अलग आएगी,
यहाँ पर देखेंगे दिशा अलग आएगी। क्यों? क्योंकि दिशा देखने के लिए क्या करते हैं, क्षैतिज रेखाओं में उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का निर्माण किया जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग है, इसलिए वेक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा। A1 वेक्टर A2 A3। अब इसका रेखा समाकलन का मतलब क्या होगा उसको ध्यान से समझना बहुत आसान है, बिल्कुल वेरी इजी है। ठीक है, क्या है, क्या करना है, यहाँ पर इसका अल्पांश कितना है, ये अल्पांश है डेल्टा L1, यहाँ पर अल्पांश कितना है डेल्टा L2, और यहाँ पर कितना है ये वाला डेल्टा Ln। जहाँ वेक्टर A1 है वहाँ अल्पांश, रेखा अल्पांश कितना है, अल्पांश यानी छोटा सा लेंथ, छोटी सी लेंथ, वो अल्पांश कितना है डेल्टा L1, यहाँ कितना है डेल्टा L2। तो क्या करना है, A1 वेक्टर का डेल्टा L1 के साथ अदिश गुणनफल लेना है। जैसे कैसे लेना है, A1 वेक्टर डॉट डेल्टा L1 वेक्टर, उसको जोड़ना है, प्लस A2 वेक्टर डॉट डेल्टा L2, यानी कोई भी सदिश है, जैसे A वेक्टर है, उसके घटक होंगे A1 A2 A3, कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा। उसके साथ साथ अब उस घटक का अदिश गुणनफल लेना है उसके अल्पांश से, जैसे A1 वेक्टर डॉट डेल्टा L1 प्लस A2 वेक्टर डॉट डेल्टा L2 प्लस डॉट 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 AN वेक्टर डॉट डेल्टा LN वेक्टर। इन सबको जब जोड़ देंगे वो क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन। ठीक है, लिखते हैं। किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर सदिश घटक एवं रेखा अल्पांश सदिश क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर सदिश घटक एवं रेखा अल्पांश के अदिश गुणनफल का योग होता है। क्या होता है कि सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन सदिश क्षेत्र में, ये सदिश क्षेत्र ही तो है, प्रत्येक बिंदु पर A1 1 2 3, जैसे ये 1 बिंदु है 1 2 3 डॉट 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 n, प्रत्येक बिंदु पर सदिश घटक यानी A वेक्टर एवं रेखा अल्पांश यानी जैसे A1 वेक्टर डॉट डेल्टा L1 वेक्टर के अदिश गुणनफल का क्या होता है, योग होता है। अब जो लाइन लैंग्वेज लिखी है उसको गणित के रूप में लिख दो। यहाँ AN वेक्टर डॉट डेल्टा LN वेक्टर, ऐसे कैसे बनाना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ऐसे कैसे, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वैसे कैसे लिखो। देखो इन सबको जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पर एक काम करो, इसको लिखो आप ठीक, AN वेक्टर डॉट डेल समेशन के रूप में लिख सकते हैं ना, सिग्मा के रूप में। क्या होगा, सिग्मा का मतलब है कि इसमें सबसे पहले मतलब क्या लिखेंगे 1, तो A1 वेक्टर डॉट डेल्टा L1 आएगा, L1 वेक्टर, फिर आएगा योग है इसके प्लस, यानी सारी स्टेप इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, सम्मिलित हो चुकी हैं। ठीक है, यदि डेल्टा L टेंड्स टू 0 हो तो अब यहाँ पर एक लिमिट यूज कर रहा हूँ, और इस लिमिट का मतलब समझना फिजिक्स में क्या होता है। डेल्टा L टेंड्स टू 0 होने का मतलब हुआ कि जो अल्पांश है इसकी लंबाई घटते 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 0 नहीं होनी है, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा, हम इसको देख नहीं सकते, इतना छोटा हो गया कि हम इसको बता नहीं सकते कि कितनी लंबाई है। ठीक, उस अवस्था में क्या होता है कि जब हम चीज़ों को अलग अलग बता नहीं पाते हैं,
तो जब देखो अलग अलग गिन सकते हैं तो उनको तो बोलते हैं डिस्क्रीट, विविक्त, ठीक है, विविक्त, अलग अलग है सब। जैसे चार चार्ज बैठे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, उन सबको गिन सकते हैं, तब तो वो होते हैं विविक्त चार्ज, विविक्त आवेश। लेकिन यदि आवेश ऐसे हों कि किसी पृष्ठ के ऊपर लगातार आवेश दिया हुआ है तो वो होता है सतत आवेश, हम उसको गिन नहीं सकते। वहां पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन का। तो यहां पर जो चिन्ह है ये किसमें बदल जाएगा? समाकलन में। तो सिग्मा किसमें बदल जाएगा? समाकलन में। ठीक है, समाकलन में बदल जाएगा। और समाकलन में बदलते क्या होगा? सदिश ए वेक्टर का रेखा समाकलन बराबर समाकलन हो जाएगा आई से लेके एफ, आई से लेके एफ तक, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। क्या होगा? ए वेक्टर डॉट, यहां पर क्या आएगा? डेल्टा एल लिखेंगे, डीएल लिखेंगे, डीएल वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी सदिश के साथ डॉट होके यदि डीएल आए, लंबाई आए और उसका समाकलन हो तो इसको पढ़ते हैं रेखा समाकलन, ठीक है, किसी सदिश ए वेक्टर का रेखा समाकलन। ठीक है, इसको नोट करो। अब इसके ऊपर मान लो कि एक इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक, कि आपको एक लिमिट दी हुई है। किस प्रकार से लिमिट दी हुई है? ध्यान रखना, देखो कि किसी सदिश ए वेक्टर क्या है? ध्यान से देखना इधर। और यहां पर ये हो गया रैंडम, हमने ले लिया कोई भी एक्स वाई आई कैप वाई जेड जी कैप जेड एक्स के कैप का बिंदु ए, या फिर ऐसा ले 0 0 0 एवं ये क्या है? मूल बिंदु है, एवं 1 2 3 के मध्य रेखा समाकलन ज्ञात कीजिए। अब ये तो बिंदु आई है और ये बिंदु क्या है? एफ। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना, इधर वही फॉर्मूला लगाना है। अब रेखा समाकलन, बंद रेखा समाकलन हो वो भी बताऊंगा, इसके अंदर 2-3 पॉइंट और हैं, लेकिन अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला है उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया जाए। देखो ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कैसे सोल्व करना है? यदि इसको आप ध्यान से देखें तो डीएल वेक्टर वही डीआर वेक्टर होता है। डीएल वेक्टर क्या है? स्थापन सदिश। ये होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। जैसे डीआर वेक्टर होता है ना वैसे ही होता है। ए वेक्टर क्या घटक क्या होते हैं? या तो आप लिख लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, या फिर लिख लो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, उसी के हिसाब से। डॉट
dx आई कैप प्लस dy, इसको इधर लिखते हैं। उसने क्या है, ए वेक्टर का मान लिख दिया और डीएल वेक्टर का मान लिख दिया। अब देखो आई कैप का डॉट किसके साथ होगा, ओनली आई कैप के साथ। यहां पर आएगा a1 dx, ठीक, प्लस a2 dy, क्योंकि j कैप के साथ जाएगा, k कैप के साथ। यानी अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे सब अलग अलग, dx dy dz। इसके लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके x की लिमिट देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1, x2 y2 z2, x1 से लेके x2 तक लिमिट होगी। x1 है 0 और x2 क्या है 1, 0 से 1, इसकी है 0 से 2 और इसकी 0 से 3। इतना तो याद होना चाहिए, ये तरीका सबको पता होना चाहिए लगाने का। x1 y1 z1 होता है, x2 y2 z2 होता है, ठीक। a1 क्या है xy, a2 क्या है yz और a3 क्या है zx। तो 0 से 1 तक समाकलन करना है x y प्लस 0 से 2 तक समाकलन करना है yz का प्लस 0 से 3 तक समाकलन करना है zx का। तो कर देते हैं, y कांस्टेंट रहेगा, x का क्या हो जाएगा x²/2, तो y x²/2 और लिमिट 0 से 1, इसका हो जाएगा y² zy²/2, zy²/2 और लिमिट 0 से 2 प्लस उसका क्या हो जाएगा, इसका xz²/2 और 0 से 3 तक लिमिट, वो 0 से 3 तक है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो लिमिट रखनी है x के सापेक्ष y है ना, तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x की जगह पहले 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी 1/2 आएगा, 1/2 माइनस 0, तो ऐसा आ जाएगा 1/2, तो y/2 प्लस, ठीक है। यहां से रखेंगे पहले अपर लिमिट z बार रहेगा, y की जगह y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4/2 कितना आएगा 2 प्लस, और माइनस लोअर लिमिट का मतलब नहीं कि वो 0 है, z का स्क्वायर है, z स्क्वायर का क्यूब करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9/2, यहाँ पर लिखते 2z, तो 9/2x प्लस y/2 प्लस 2z आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेखा समाकलन हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो, उसका बिंदु एक इनिशियल और फाइनल तक क्या करना, उन दोनों के बीच में रेखा समाकलन इस प्रकार से निकलता है, नोट करो इसको। ठीक है। अब ए वेक्टर की जगह ई वेक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, तो उसका किस प्रकार से होगा रेखा समाकलन, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट है इसके कि यदि बंद पथ पर रेखा समाकलन लिया जाता है, बंद पथ पर, जैसे अभी तो अपना वक्र कैसा था, इस प्रकार से था, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, अब मान लो कि इस प्रकार का होगी, इस प्रकार से चल के और यहाँ पर वापस आ जाए, यानी आई बराबर जिसके लिए क्या हो एफ हो, जिसके लिए आई बराबर एफ हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि जो रेखा समाकलन होता है उस रेखा समाकलन को बोला जाता है परिसंचरण, उसका नाम क्या है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हो रहा है ना, वापस वहां पर ही आ गया, परिसंचरण बोलते हैं इसको।
तो इस प्रकार से पॉइंट बना के लिखना, ठीक है, नोट्स अच्छा बनाना, पॉइंट बना के। बंद पथ पर रेखा समाकलन परिसंचरण कहलाता है, और परिसंचरण की इंग्लिश लिख लेना सर्कुलेशन, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे इसको। और अब यदि हम बात करें कि, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र आपने मैकेनिक्स में सुना होगा कि जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे। तो वहां पर तो संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ पर जो रेखा समाकलन होता है वो कितना आता है, कितना निकल के आता है, 0, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। शून्य होता है, संरक्षित क्षेत्र में जैसे आपने सुना होगा कि गुरुत्वीय बल संरक्षित होता है, तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, वो बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रूप बनाती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र संरक्षित, जो वहाँ पर बल होता है चुंबकीय बल, वो संरक्षित प्रकृति का होता है, इसलिए वहाँ पर किया गया कार्य, इसलिए कहते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी कार्य नहीं करती हैं, उनके लिए जो योगदान होता है वो 0 आता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कुछ पॉइंट हम लिख लो, और आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पृष्ठ समाकलन, यदि पृष्ठ के ऊपर समाकलन कर दिया जाए, और फिर अपना डेरिवेशन होगा डाइवर्जेंस का। ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया, प्रवणता पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे किसी सदिश का, किसी सदिश क्षेत्र का अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहना। थैंक यू वेरी मच।